Hello students, my name is Mudit Singh and I welcome you all to Shivam Classes and Physics Zone. So, today we will continue with our lecture of Standard 11th Commerce subject Statistics and chapter number 1 Collection of Data. So, in the previous lecture we discussed about the history of the statistics subject and what does the data means, meaning of statistics subject, so that we can relate it to data, and then the types of data like qualitative and quantitative data and primary data and secondary data. Even we looked that we also discussed the differences between primary data and secondary data. तो आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है ये देखेंगे. ओके, सो किस तरह का डेटा, प्राइमरी डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी डेटा, व्हाट आर सेकेंडरी डेटाज, किस तरह से हम उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखेंगे. जिसने भी हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच इट फर्स्ट, बाद में इस लेक्चर पे आना बिकॉज ये चैप्टर के मिडल से स्टार्ट होगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. लाइक आप कई सारे तरीकों से डेटा कलेक्ट कर सकते हो. इट्स अप टू यू कि आप कैसे डेटा कलेक्ट करना चाहते हो. बट प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए देर आर थ्री मेन ब्रांचेस और थ्री मेन मेथड्स जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि how do we collect primary data. Okay, so first of all we will discuss about direct inquiry. Direct inquiry is one of the method which we use to collect primary data. So direct inquiry word से ही समझ में आता है that we will go to the like जो भी हमारा इंटरेस्ट है, जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, जिसका भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन और फेस टू फेस जाना है एंड देन यू नीड टू कलेक्ट द डेटा. दैट इज द डायरेक्ट इंक्वायरी अप्रोच. आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसकी डायरेक्ट इंक्वायरी करते हैं फेस टू फेस बाय अप्रोचिंग टू द फील्ड. ओके, सो दिस इज डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड टाइप. इसके बहुत ही सारे एडवांटेजेस एंड थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं. So let's jump to it. So all of our advantages and disadvantages of this method are listed here. See, ये important question भी है and this is exercise question as well and बहुत सारे हमने exercise question पहले भी देखे हैं. So please आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि notes बनाते रहें and important questions को लिखते रहें, है ना, ताकि प्रिपरेशन वर्थ इट हो, वीडियो लेक्चर वर्थ इट हो. अदरवाइज जस्ट व्यूइंग फॉर द सेक ऑफ ऐसे ही पढ़ना है, ये एक काम नहीं है ना. सो डू इट इस तरह से कि वो वर्थ इट हो. ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. सो डायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर देखो आपको एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा मिलेगा. दैट इज प्रीटी ऑब्वियस बिकॉज आप खुद फील्ड में जा रहे हो एंड आप खुद पूछ रहे हो, आप खुद इंक्वायरी कर रहे हो. सो आपको ज़्यादा एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा मिलेगा. यू कैन ट्रस्ट योर डेटा ऑब्वियसली, आपने फील किया है उसे. ओके, then due to face interview with respondent, enumerator can solve any question or doubt of like जो भी आप जिससे भी आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो फेस टू फेस इंटरव्यू की वजह से आप उसको अगर जो इंक्वायरी करना चाहते हो उसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप उसी टाइम पे सॉल्व कर सकते हो, है ना. तो ये भी एक एडवांटेज है ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. एंड अगर आप खुद ही पर्सनल इंटरव्यूअर हो यानी कि इन्यूमरेटर हो, इन्यूमरेटर क्या होता है, तो इन्यूमरेटर जो फील्ड में जाकर के और सभी जगह से डेटा कलेक्ट करता है उसे इन्यूमरेटर कहते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्टर जो फील्ड में जाकर के करता है उसे. तो
तो by personal interview enumerator sometimes get supplementary information of respondent which may be useful, है ना। आपको कई बार और भी उससे कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो आपके डेटा में काम की हो सकती है, लेकिन आपने इंक्वायरी नहीं की हो उसकी। तो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी। और ये मेथड जो है फील्ड इंक्वायरी में, दिस मेथड इज मच बेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड। यानी कि अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी छोटा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो है आपका, यानी आप किसी सोसाइटी के अंदर ही कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर फ्लैट के अंदर कर रहे हैं, छोटी जगहों पे कर रहे हैं, किसी एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, है ना, छोटी ब्रांच ऑब्वियसली लिमिटेड है, तो आप समझ सकते हो कि लिमिटेड अगर इंक्वायरी फील्ड है आपका, तो दिस मेथड इज मच बेटर बिकॉज यू कैन रिलाई ऑन योर डेटा। ओके, एंड sometimes when respondents are unwilling to give particular type of information, आप उनको ट्रिक कर सकते हो बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कि अच्छा चलो वो नहीं बताना है तो यही बता दो, एंड यू कैन गेट योर आंसर्स, है ना। यू कैन मैनिपुलेट द पर्सन जिससे आपको इंक्वायरी करनी है, अदरवाइज योर डेटा विल बी लैकिंग ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, है ना। अगर वो देना नहीं चाहता तो आप क्या करोगे। तो फिर इस टाइम पे अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहे हो, आप खुद इन्यूमरेटर हो, फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहे हो पर्सन को, तो आप उस इंक्वायरी को दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। सो दिस इज द another advantage of direct inquiry method. Okay, so there are some of the disadvantages as well, as अगर आप खुद फील्ड में जा रहे हैं तो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। सो फर्स्टली तो दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम, एंड इन्यूमरेटर्स भी कई बार ज़्यादा चाहिए, है ना। एंड दिस मेथड इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, so this is also a disadvantage of this method, and the information collected by this method may be less reliable if only if the enumerator are untrained, ठीक है। अदरवाइज तो दिस डेटा इज मोस्टली रिलायबल, पर अगर इन्यूमरेटर अनट्रेन्ड है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। उसे अगर समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या डेटा कलेक्ट करे, क्या इंक्वायरी कर रहा है, तो फिर या ऑब्वियसली इट इज अ डिसएडवांटेज, और ये तो आप ही की गलती है, लाइक ओके। देन सो अनदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज इनडायरेक्ट इंक्वायरी। सो इनडायरेक्ट इंक्वायरी भी वर्ड नाम से ही, मतलब नाम से ही सब कुछ क्लियर है दैट इनडायरेक्टली आप इंक्वायरी कलेक्ट कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं किसी से। सो ये आप फील्ड में जाकर के डायरेक्टली नहीं कर रहे इंक्वायरी, फेस टू फेस नहीं हो रही है। सो सपोज आई एम कलेक्टिंग द डेटा ऑफ कि सपोज देयर इज अ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड उसके अंदर मैं जानना चाहता हूँ कि इस साल कितने न्यू बेबी बर्थ हुए, ठीक है। तो आई कैन नॉट गो टू ईच पेरेंट एंड आस्क, है ना, या फिर मैं पूरा साल भी वहाँ वेट नहीं कर सकता कि हाँ इस साल में कितने बेबीज होते हैं मैं देखूंगा वहाँ बैठ करके। सो आई विल गो टू डॉक्टर्स रजिस्टर, है ना। सो दैट इज इनडायरेक्ट इंक्वायरी, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। फाइन। सो इनडायरेक्ट इंक्वायरी करने के लिए कई बार हमारी मजबूरियां होती हैं, दैट डायरेक्ट इंक्वायरी सर्टेन केसेस में पॉसिबल ही नहीं है, तब इनडायरेक्ट इंक्वायरी करनी पड़ती है। देख लेते हैं कब कब हम डायरेक्ट इंक्वायरीज करते हैं। ओके, सो इनडायरेक्ट इंक्वायरीज हम कब कब करते हैं, तो जब डायरेक्ट सोर्स ही एग्जिस्ट ना करता हो, है ना। प्रिटी सिंपल, एंड कुछ भी है ही नहीं, लाइक डायरेक्ट सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली आपको इनडायरेक्ट इंक्वायरी करनी पड़ेगी, है ना। देन व्हेन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी इज वेरी लार्ज, ऑब्वियसली हमने अभी बात की, एंड देयर इज लेक ऑफ टाइम, टाइम की कमी है,
एंड पर्सनल कांटेक्ट विद रेस्पोंडेंट अवेलेबल ना हो। तो ये केसेस में भी आपको इनडायरेक्ट इंक्वायरी करनी पड़ेगी। व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज कॉम्प्लेक्स, यानी कि आप जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एज इन कॉम्प्लेक्स वर्ड का मीनिंग होता है इनफॉर्मल या फिर कंफ्यूजिंग, जिसमें बहुत ही ज़्यादा लूप्स हो, जो मतलब अप्रोप्रिएट ना हो। सो अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन चाहते हो जो डायरेक्ट इंक्वायरी से आप नहीं निकाल सकते, तो उस तरह की इंक्वायरी के लिए आपको इनडायरेक्ट इंक्वायरी करनी पड़ती है। ओके, एंड कई बार कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी इज अनबेरेबल। सो ये तो हमने पहले भी एनलिस्ट कर लिया कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है डायरेक्ट इंक्वायरी में, वो उसका डिसएडवांटेज था। तो यहाँ पे वो हमारा रीज़न है कि हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी के लिए जाते हैं। सो इसके बाद लेट अस डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज वेरी वाइड। ऑब्वियसली हम कई बार मतलब अभी हमने कई बार बोला दैट अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत बड़ी है तो यू नीड इनडायरेक्ट मेथड, है ना। इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड व्हेन द रेस्पोंडेंट associated with the inquiry is not willing to give information, तो आपको इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, टाइम कम है, एनर्जी कम यूटिलाइज करनी है, तो भी आप डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड में ना जा करके इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड से काम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एडवांटेज। So this method is very useful for various departments of government to collect various types of information, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही बड़े स्केल पर काम करती है, इसीलिए यूजुअली इनडायरेक्ट अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर गवर्नमेंट, है ना। डिसएडवांटेजेस के अंदर हमारे पास टेक्स्ट बुक में दो ही है। सो डिसएडवांटेजेस में क्या है, व्हेन अ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द task of providing information have any prejudices or a biased attitude, the information becomes less reliable। कई बार क्या है, आप जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो पहले से अपना कुछ ना कुछ जजमेंट बना करके बैठा होता है कि अगर आपने पूछा कि ये सोसाइटी में लोग कैसे हैं, तो वो अब अलग अलग आदमी के अलग अलग विचार होंगे। सो उन्होंने अपने दिमाग में किस तरह का स्केच बना के रखा है आपकी इंफॉर्मेशन, आप जिसकी इंफॉर्मेशन चाहते हो उसके लिए, तो उस पर डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। सो इसको कहते हैं बायस्ड एटीट्यूड। सो दिस बायस्ड एटीट्यूड कैन लाइक मेक योर डेटा लेस रिलायबल, है ना, क्योंकि वो डेटा उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें किसी और के विचार घुस चुके हैं, है ना। Then the method becomes useless when the third party from whom the information is obtained is dishonest, inefficient or unable to provide correct information। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर आपने जिससे डेटा मांगा है या फिर मंगवाया है या फिर जहाँ से भी डेटा कलेक्ट किया है, if that person or your source is dishonest, inefficient or unable to provide correct information, तो आपका डेटा इज किसी काम का नहीं, है ना, वो किसी काम का नहीं, वर्थलेस डेटा। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड ऑफ collecting the primary data is method of questionnaire। So method of questionnaire is लाइक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये मेथड आजकल। एंड ये मेथड आप किसी भी तरह से अप्रोच कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं इसके अप्रोच के लिए। आज के ज़माने में खास करके जब हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है एंड
सोशल मीडिया अप्रोचेस हैं, बहुत कुछ। तो इस टाइम पे मेथड ऑफ क्वेश्चन इज widely used and most preferred method of collecting the primary data. Okay, so देख लेते हैं। So I think it is pretty clear from the name itself that questionnaire is a set of logical questions arranged in such a way that आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए, है ना। क्वेश्चंस किस तरह के होने चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं, बट यू हैव टू आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली, एंड दिस शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। तो ताकि मतलब रेस्पोंडेंट आपको आंसर करे, एंड व्हाट आफ्टर मेकिंग दिस क्वेश्चंस। सो जैसे ही आपका सेट ऑफ क्वेश्चन बन जाता है, आपको रेस्पोंडेंट्स को किसी भी तरह से अप्रोच करना है। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको अप्रोच करना है, एंड देन यू हैव टू गेट द आंसर्स फ्रॉम देम। इट इज प्रीटी सिंपल। आप किसी भी तरह से अप्रोच कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ऑफ अप्रोचिंग, एक दिया है बाय पोस्ट और बाय इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर तो आप खुद जा सकते हैं, आप किसी को भेज सकते हैं, अदरवाइज आप पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग फील्ड में देना है तो, बड़ी फील्ड में देना है तो, है ना। बट टुडे व्हेन टेक्नोलॉजी इज सच, मतलब इतना ग्रो कर लिया है टेक्नोलॉजी ने, तब we have number of approaches to get the answers of our questionnaires. Okay, so questionnaires के answers तो हम आज बहुत सारे तरीकों से लेते हैं। आप में से कई लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अपने शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस अपने फ्रेंड से ले पूछते ही होंगे, है ना। आस्क मी ए क्वेश्चन वाला समथिंग आता है उसके अंदर, देन व्हाट्सएप है, देन गूगल फॉर्म्स है, ऐसे बहुत सारे अप्रोचेज हैं। बट उसके पहले हम लोग जान लेते हैं दैट व्हाट इज अ आइडियल क्वेश्चनर। आइडियल क्वेश्चनर क्या है? सो आइडियल क्वेश्चनर इज अ set of questions which is designed in such a way that आपको सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो प्रॉपरली एंड कंप्लीटली मिल जाए विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन द रेस्पोंडेंट्स माइंड, है ना। या फिर उनके आंसर से कोई मतलब ना हो कंफ्यूजन, या फिर वो विलिंग भी होने चाहिए, मतलब उनकी इच्छा भी होनी चाहिए कि हाँ चलो इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लाइक एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं आपको पूछूं तो आप सभी तुरंत टिक कर दोगे। सो व्हाट इज अ आइडियल क्वेश्चनर, ये हमको समझना है उसके पहले। सो देख लीजिए। So this is a questionnaire or example of a questionnaire which is given in your textbook. तो अगर मैं इन क्वेश्चंस को देखूं, है ना, क्वेश्चंस आर प्रिटी सिंपल इजी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखता हूं तो मुझे नहीं समझ में आता कि जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, और प्लेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट क्यों पूछ रहा हूँ इसमें, ये तो क्लियर नहीं हो रहा, है ना। सो वेन एवर हम लोग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे पास एक कवर लेटर या फिर हेडिंग या टाइटल या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कि क्यों आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ये होना चाहिए। ओके, सो द फर्स्ट मोस्ट पॉइंट इज कवर लेटर और टाइटल ऑफ योर क्वेश्चनर। ओके, उसके बाद second point is the number of questions should be as minimum as needed, है ना। यहाँ पे जैसे कि 12 क्वेश्चंस लिखे हैं, दिस डेटा वाज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ हैबिट ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, है ना, कि ज़्यादातर बच्चों को क्या हैबिट होती है, एंड दे आर डिफरेंशिएटिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एज वेल, है ना। सो इसीलिए उन्होंने
दिस नंबर ऑफ डेटास या दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखें। मे बी वो लोग कई सारे फैक्टर्स पे डिफरेंशिएट कर रहे हों, जैसे कि यहाँ पे विलेज, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, उसके बाद उनकी स्ट्रीम पूछी गई है, देयर मीडियम ऑफ स्टडी पूछा गया है। सो जो भी आपका लाइक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, सिर्फ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रखें, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखें। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर आइडियल क्वेश्चनर। ओके, देन आपको कभी भी पर्पस ऑफ इंक्वायरी नहीं भूलना है। जो भी आपका पर्पस ऑफ इंक्वायरी है उसी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। एंड द क्वेश्चंस शुड बी वेरी सिंपल, लाइक जैसे कि यहाँ पे सिर्फ नाम, फिर जेंडर, फिर प्लेस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। किसी को भी मतलब ये फॉर्म फिलअप करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, मे बी 1 ही मिनट लगे, है ना। सो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होने चाहिए। एंड उनका अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चनर शुड बी ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। लाइक अगर आप पहले कहाँ रहता है वो पूछ ले रहे हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है ना। एंड सीक्वेंस भी गलत है, पहले नाम पूछो उसके बाद में वो कहाँ रहता है ये पूछो। लाइक आपने उसको सबसे पहले पूछ लिया व्हाट आर योर डेली आवर्स ऑफ स्लीपिंग, या फिर हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर एंटरटेनमेंट, या व्हाट इज योर मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, और बाद में आप पूछ रहे हो व्हाट इज योर नेम, या फिर आप कोई और अनरिलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हो। सो दैट अरेंजमेंट इज नॉट गुड। अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन या फिर उसका सीक्वेंस का भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से उसका सीक्वेंस जाना चाहिए। ओके, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइक पर्सनल क्वेश्चंस या फिर सेंटिमेंटल क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क्ड। लाइक कभी भी इमोशनल क्वेश्चंस वगैरह जैसे इंफॉर्मेशन नहीं ली जानी चाहिए, जो भी उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती हो या फिर उनसे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करती हो। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा होना चाहिए। यूजुअली आपका रेस्पोंडेंट जो है वो फिल करने से मना कर देगा सच क्वेश्चंस, तो उसे ना ही रखें, है ना। उसके बाद कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। लाइक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए से मतलब है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क्ड। जैसे आपने पूछ लिया कि व्हाट इज योर एवरेज इनकम, यानी कि आप या फिर आपने ऐसा पूछ लिया कि आपने 9 महीने में कितना कमाया, या फिर पिछले 5 साल में कितना कमाया, आपके और कितने बिजनेसेस हैं उसमें से आपने कितना कितना कमाया है। ऐसे टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं। लाइक वो ज़्यादा अगर टाइम लेंगे तो रेस्पोंडेंट उसका आंसर नहीं देगा। ओके, देन ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर यस नो या फिर एमसीक्यू टाइप हो, जैसा कि यहाँ इस क्वेश्चन आर में है, लाइक मेल फीमेल, या फिर स्ट्रीम ऑफ द स्टूडेंट, या फिर मीडियम ऑफ द स्टडी, या फिर मोड ऑफ एंटरटेनमेंट में भी यहाँ पे आप देखो कितना स्मार्टली उसके एमसीक्यू टाइप बना दिया है कि इसमें से आप कुछ हमें बताइए। तो क्या है कि डेटा कलेक्टर के लिए भी जो इंटरप्रिटेशन है वो इजी हो जाता है। इंटरप्रिटेशन इज इन लाइक पाई चार्ट अगर आप उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बार ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर इवेल्युएटिंग योर डेटा, तो दैट these kind of questions, MCQ type of questions can make your work easy. Okay, short answer questions are fine, but जितना yes और no और MCQ kind of questions होंगे उतना ही ज़्यादा आपको ही बेनिफिट है, और आपको उतने ही ज़्यादा रेस्पॉन्सेज भी इसके रिलेटेड ज़्यादा मिल जाएंगे। लाइक एक और एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप इस तरह के भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस दे सकते हो, लाइक यू आर स्ट्रांगली इन फेवर, न्यूट्रल, अगेंस्ट। मतलब यू कैन हैव अ रेट कि कितना आप
एग्री करते हो, कितना आप एग्री नहीं करते हो. दिस काइंड ऑफ डेटा कैन बी इजीली इंटरप्रिटेड इनटू अ टेबुलर फॉर्म. ओके, आप इसको इजीली एक टेबल के अंदर कंप्राइज कर सकते हैं, उसके बाद उसको फिल्टर कर सकते हैं कि इतने फेवर में है, इतने अगेंस्ट में है, इतना स्ट्रांगली अगेंस्ट करते हैं, तो ये तो मतलब नहीं ही होने देना चाहते ऐसी चीज़ वगैरह वगैरह. तो इस तरह के क्वेश्चन आर प्रिटी गुड. एंड ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो एक क्वेश्चन होता है, सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, उसे आप एक आइडियल क्वेश्चन कहते हो. सो अपना नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन बाय पोस्ट. ओके, बट आज की तारीख में कौन पोस्ट करता है? सो इवन टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है दैट questionnaire may be sent through a email or mobile phone also. So यही होता है आजकल. We use either email or mobile phones only to send a questionnaire, or we can directly approach. इसके अलावा तो आई डोंट थिंक दैट आज के ज़माने में कोई भी पोस्ट यूज़ करता है फॉर sending the set of questionnaire. Okay, so let's discuss its advantages and disadvantages. तो advantages of sending questionnaire through your phone और email can be, ये डेटा जो है ऑब्वियसली बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा. अगर आप फ़ोन वगैरह से यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, फील्ड ऑफ इनको मतलब आप फील्ड में जाकर के इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं. सो यहाँ पे आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा. सो मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेशन फील्ड हो, तो it saves your time, okay, and even your money. This method is simple and it provides large amount of information with very less expense. तो अभी बात की हमने कि मनी भी बचाता है एंड आप लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो एज यू वांट. तो सेट ऑफ क्वेश्चंस आप बना दो अच्छे से एंड उसके बाद में उनको पूछो किसी भी मोड से, तो ऑब्वियसली आपको सभी के आंसर्स मिल जाएंगे एंड यू कैन हैव अ डेटा विच यू कैन कलेक्ट इन योर टेबुलर फॉर्म एंड उसके बाद आप उसके एनालिसिस कर सकते हो, है ना. दे आर रेडी टू एनालाइज. बाय दिस method, investigator can get information from respondents from a very large area, or from those areas it might be difficult to reach personally or by telephone, है ना. सो ऐसे एरियाज में से भी आप, आज तो टेलीफोन कहाँ नहीं पहुंच सकता, लेकिन मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास होता है, लेकिन फिर भी आप जहाँ पर नहीं जा सकते, लाइक आपको ऑस्ट्रेलिया का भी डेटा कलेक्ट करना है, तो यू कैन कलेक्ट डेटा ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो यहीं से यूजिंग क्वेश्चनर. ओके, फिर डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं. तो डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट डिसएडवांटेज तो प्रिटी सिंपल है. जब आपके रेस्पोंडेंट्स इलिटरेट हो या फिर नॉन कोऑपरेटिव हो, तब ये आपका मेथड ही बेकार है ना. कि अगर आपके पढ़े लिखे नहीं है, जो जिस जिस तरह का आपको डेटा चाहिए वहां पे इलिटरेट पीपल्स के साथ काम करना है आपको, तो आप क्वेश्चनर यूज नहीं कर सकते, है ना. कितने मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप क्वेश्चनर बनाओगे. सो तब ये जो क्वेश्चनर है, या फिर उनको रीड करके भी तो सुनाने वाला कोई चाहिए कि ये पूछा है, ये ऑप्शन है, तो फिर तो पर्सनल इंक्वायरी हो गई. हाँ, डायरेक्ट इंक्वायरी कर लो, फिर क्वेश्चनर क्यों. इसीलिए इलिटरेट पीपल्स के साथ या फिर नॉन कोऑपरेटिव पीपल्स के साथ हमारा ये मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा किसी काम का नहीं. फिर सेकंड पॉइंट इज समटाइम्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रेस्पोंडेंट में नॉट बी करेक्ट, है ना, या फिर ब्लैंक छोड़ दे, तो क्या करोगे. आप कुछ नहीं कर सकते. ऑब्वियसली आपको डील करना पड़ेगा उसके साथ. ऐसा होता ही है. वेन एवर यू कलेक्ट डेटा, आप किसी भी मेथड से करो, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, या फिर
कोई भी मेथड यूज़ करो, आप प्राइमरी डेटा कलेक्टर हो या फिर सेकेंडरी डेटा कलेक्टर हो, आपको थोड़ा बहुत तो डेटा के साथ डील करना ही पड़ता है। सभी की सभी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं, जितना जहाँ से भी आपको चाहिए कोई ना कोई तो मना करता ही है। Okay, so there may be loss of questionnaire or delay in getting information because of laziness of respondent. अगर आप क्या है कि डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो, पर्सनली फेस टू फेस जाके बात कर, तो चाय पीते पीते बंदा बता ही देगा। लेकिन अगर आपने उसको मैसेज किया है एंड वो किसी काम में है, तो वो आपके क्वेश्चंस का आंसर देने में टाइम लगेगा, या फिर वो भूल गया, या फिर वो उसको आलस आ गई, सो गया, कल दे देंगे। तो ऐसे लोग भी हैं, है ना। सो दिस कैन गेट यू लेट। देन देयर इज lack of assistant or person who clarifies the instructions or give explanation of questions that may arise. ऑब्वियसली जब आप 10-15 क्वेश्चन का क्वेश्चन आयर बना करके भेजते हो, तो मे बी हो सकता है आपने कितना भी आइडियल क्वेश्चन आयर बनाया हो, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। आपने बहुत अच्छा कवर लेटर भी लिखा है, सपोज टाइटल भी दिया है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए पर्सन टू पर्सन वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है। सो दिस इज अ ह्यूज डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनर, बट दिस इज मोस्ट यूज्ड एंड बेस्ट मेथड जो आज की तारीख में ट्रेंडिंग है, आप कह सकते हो, या फिर यही एक ही मेथड यूज़ किया जाता है जनरली, बाकी तो बहुत ही रेयरली यूज़ किए जाते हैं मेथड्स। ओके, सो हम दूसरा सिनारियो भी देख लेते हैं कि क्वेश्चनर अगर इन्यूमरेटर खुद लेके जाए तो क्या होगा, तो फिर क्या है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो टॉपिक तो क्लियर ही है, आई थिंक दैट questionnaire by enumerator, enumerator is directly going to the field and then making questions, and उसके बाद में ये questions like you have a page जिसके अंदर questions लिख रखे हैं, forms लिख रखे हैं, and then you are getting the answer. So questionnaire by enumerator उसे कहते हैं। Okay, so let us discuss its advantages and disadvantages. Advantages के अंदर आएगा सबसे पहले, as you can see, the complete and correct information or most relevant information can be obtained from the respondent, अगर आपका इन्यूमरेटर सही है तो, है ना। ये तो प्राइमरी नीड है, लाइक अगर आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते उस बंदे पे, तो आप उसको क्यों भेजोगे डेटा कलेक्ट करने के लिए। सो दिस इज योर प्राइमरी रिक्वायरमेंट, अ प्रॉपर इन्यूमरेटर। Then enumerator can also get information which are like, अगर आपने कोई रेस्पोंडेंट आंसर तो कर रहा है लेकिन वो आंसर रिलेवेंट नहीं है, अनरिलेवेंट है, या फिर उसने क्वेश्चन को मिसअंडरस्टूड किया है, तो फिर इन्यूमरेटर उससे सही इंफॉर्मेशन उसी टाइम पे ले सकता है। तो इससे आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आपको कंप्लीट डेटा, मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा मिलेगा, है ना, एंड रिलायबल भी होगा वो डेटा। ओके, सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ लाइक क्वेश्चनर बाय इन्यूमरेटर। इसके बाद थर्ड पॉइंट इज देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनर और इनकम्प्लीट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन। लाइक अगर देखो बंदे को भरने में सपोज आलस आ गई, जैसे कि सपोज मेरे जैसा कोई है और बिजी रहा, और उस टाइम पे अगर आप क्वेश्चनर लेकर के मेरे पास आते हैं, तो अरे यार क्या है, तो सर 5 ही तो क्वेश्चन है, प्लीज देख लो ना। अच्छा बताओ क्या क्वेश्चन है, तो नाम आप पूछ लोगे, इंट्रोडक्शन में ही नाम लिख लिया आपने, और 2-3 क्वेश्चन में आपको खाली टिक लगाने हैं, तो आपने जिस क्वेश्चन पूछ लिया क्वेश्चन है कंप्लीट, है ना। तो जनरली यहाँ पे आप कन्विंस भी कर लेते हो, एंड लॉस ऑफ क्वेश्चंस या फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या फिर इनकम्प्लीट आंसर्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। इसीलिए दिस इज अ ह्यूज एडवांटेज ऑफ
क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर एंड मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन है अगर आपका एन्यूमरेटर सही है तो। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? तो देखो, हमें अगर लार्जर फील्ड पे काम करना है तो ही हम क्वेश्चनर बनाते हैं जनरली। तो लार्जर फील्ड के अंदर अगर हमें काम करना है, वी आर डीलिंग विथ इन्यूमरेटर्स, तो अ सेट ऑफ इन्यूमरेटर या फिर गुड इन्यूमरेटर इज डिफिकल्ट टू गेट, है ना। इतने फ्रेंडली होने चाहिए इन्यूमरेटर, इन्यूमरेटर की भी क्वालिटी होनी चाहिए, लाइक पर्सनल इंटरेक्शन करना आना चाहिए, पर्सनालिटी उसकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अ, गुंडा मवाली लगता है एंड आप उसको अपना क्वेश्चन ऐड दे दें और वो चला जाए एंड फील्ड के अंदर और आपके क्वेश्चंस पूछता रहे और आपके डेटा कलेक्ट करे, उसको देख करके कोई डेटा ही नहीं देगा, या फिर डर करके कुछ भी बोलेगा, गलत सलत डेटा दे देगा। सो सिलेक्शन ऑफ enumerator is really difficult sometime and it is quite expensive as well. So this is difficult to get. So this is our first disadvantages. Then second is कि large number of enumerator को आप पे कैसे करोगे, है ना। अच्छा चलो, आपने शायद पे कर भी दिया इन्यूमरेटर्स को, तो आपको इंक्वायरी करने के लिए जितना पैसा खर्चा करना था उससे बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो दिस इज रियली कॉस्टली टू हायर वेरियस नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स, है ना, लार्ज स्केल पे। इसीलिए मोबाइल फोन्स एंड बाय पोस्ट वाला मेथड इज मोस्टली यूज्ड नाउअडेज, है ना। ओके, सो अगर आपने अब एन्यूमरेटर हायर भी कर लिया है एंड आपने उसे ट्रेन भी कर दिया सपोज, सो अगर आपने उसे ट्रेन भी कर दिया तो भी क्या गारंटी है व्हेन ही गोज टू फील्ड वो स्किलफुली, ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली काम करेगा या नहीं, है ना। एंड आप थर्ड पर्सन के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हो टू कलेक्ट योर डेटा। सो दिस इज situation based situation based disadvantage of this method, where this method is becomes unsuitable when respondents are spreaded over बहुत ही wide range of area। तो obviously जितना wide range of area उतने number of enumerators ज़्यादा लगेंगे and cost and time increase हो जाएगा। फिर enumerators have to adjust with the convenient time of respondent, or sometimes enumerators have to visit 2 or 3 times to same respondent, है ना। क्योंकि पहली बार में अरे मैं तो अभी बिजी हूँ, तुम कल आना, आज तो यार मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरा टेंडर पास होने वाला है 2000 करोड़ का, तो आज तो मैं आपके क्वेश्चंस नहीं देख पाऊंगा। तो इस तरह के बहुत सारे लेजी आर्ग्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से एक ही न्यूमरेटर को एक रेस्पोंडेंट के पास कई बार जाना पड़ सकता है। सो दिस इज अनदर सिचुएशन बेस्ड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। ओके, सो these were the advantages and disadvantages of collecting primary data by various methods, है ना। सो अभी हमने डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड एंड क्वेश्चनर मेथड, ये तीनों मेथड देख लिए हैं ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, है ना। सो उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देख लिए एंड सभी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपकी एक्सरसाइज में पूछे गए हैं, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। सो प्लीज गो टू द एक्सरसाइज एंड चेक कितने क्वेश्चंस हैं एंड ये सभी के सभी, ये जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन वाला पार्ट है इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज ऑल्सो, और इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर एज वेल, है ना। उसके बाद हाँ, अगर देखिए यहाँ पे लास्ट लास्ट में लिखा हुआ हो है, मैं आपको ये बताना रह गया कि देखिए यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है कि हमने ये जितने भी डेटास प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स पढ़े कि इसी मेथड से आप डेटा कलेक्ट कीजिए। कई बार एक से ज़्यादा मेथड्स
एक ही बार में यूज़ किए जाते हैं। आपकी पर्पस ऑफ इंक्वायरी, या फिर आपके पास कितना टाइम बचा है या फिर है स्टार्टिंग में, आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए आपके डेटा के अंदर, इन सब पॉइंट्स पे डिपेंड करता है आपके ये सारे के सारे मेथड, कि आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे नहीं करोगे, या फिर इसमें क्या इम्प्रोवाइज करोगे इन मेथड्स को यूज़ करने में। ये सब कुछ आपके इन सेट ऑफ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितने एरिया पे इंक्वायरी करनी है, पर्पस ऑफ इंक्वायरी क्या है, प्रोविजन, टाइम फ्रेम, एक्यूरेसी वगैरह वगैरह। ओके, आप समझ गए हैं आई थिंक। तो कीप स्टडिंग, एंड एक बार देख लेना एक्सरसाइज भी, एक और बार बता रहा हूँ। और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का सेकेंडरी डेटा को भी देख लेंगे। ओके, सो आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।